Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Synth Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. Chapter number 4, Cells and Tissues. The major concepts of this unit are microscope and emergence of cell theory. इसमें हम माइक्रोस्कोप की टाइप्स के बारे में, उनकी मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन, हाउ दे वर्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे. लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है और उसमें भी दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं. और एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी मतलब हाउ द सेल थ्योरी इवॉल्व्ड एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, मतलब सेल को किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, व्हाट आर द डिस्कवरीज एंड हाउ इट इवॉल्व्ड लेटर. फिर आएंगे सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में, जिसमें हम बताएंगे डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. रिलेशनशिप बताएंगे उनके सेल्स के फंक्शंस के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में. सेल साइज, शेप, सरफेस एरिया के हिसाब से और वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बताएंगे मैटर का, जिसमें इंक्लूडेड है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्सोसाइटोसिस. फिर आएंगे टिश्यूज़ पे, जिसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में. स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो कि एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू डिस्क्राइब किया गया. किसने डिस्क्राइब किया? एस जे सिंगर और जी एल निकोलसन ने 1972 में ये सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पास किया. इस मॉडल में हमारे पास बाइलेयर थी लिपिड की, जो और उसके बीच में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फ्लोट कर रहे थे फ्रीली. अच्छा, इस लेयर को या इस मॉडल को हम सिंपली एक सिंपल तौर पे जो है अगर हम देखें तो हम उसको एग्जांपल दे सकते हैं एक सैंडविच या बर्गर की. जैसे कि सैंडविच में होता है कि एग की लेयर बीच में होती है और ऊपर जो है वो ब्रेड की दो लेयर्स होती हैं, ऊपर नीचे, और बीच में एग होता है. इसी तरीके से इस मॉडल में ऊपर एक लिपिड की लेयर है, नीचे एक लिपिड की लेयर है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बीच में फ्लोट कर रहे हैं फ्रीली. तो या फिर जिस तरीके से हम बर्गर की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि बर्गर में बन्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं और एक पैटी होता है बीच में. तो इस तरीके से हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि इस तरीके की ये एक मैट्रिक्स की लेयर थी जो कि फॉस्फोलिपिड लेयर थी. ये मॉडल जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है सिंपली सेल मेम्ब्रेन को कि किस तरीके से इसमें वेरियस एक्सचेंजेस होते हैं. अच्छा, एक और यहाँ पर एक बात है कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेल में हर चीज़ एंटर कर जाएगी एनवायरनमेंट से या आउट हो जाएगी इंट्रासेलुलर स्पेसेस से. सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें इन और आउट होंगी, जैसे कि हाइड्रोजन, सोडियम और जो है ये जो आइंस हैं ये जो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में इन हो सकते हैं या आउट हो सकते हैं. स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लार्जर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, यही इन सब्सटेंसेस की मूवमेंट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं सेल्स में. बाकी ये नहीं है कि कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ सेल में जा सकती है या उससे आउट हो सकती है. सेल मेम्ब्रेन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है, जैसे कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो हमने इनटू द सेल पढ़ ही लिया है, और प्रोसेसेस ऑफ इंजेशन एंड सिक्रीशन. ये इस तरीके के और भी मज़ीद फंक्शंस परफॉर्म करती है. क्या चीज़? सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन का ये बहुत ही आसान सा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो कि इनिशियली हार्ड लगता है, मतलब मगर ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है. अब चलते हैं मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन की तरफ. अच्छा, हमने ये तो पढ़ लिया कि मेम्ब्रेन में मूवमेंट होती है इन और आउट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, सब्सटेंसेस की. अब जो है हमें ये पता करना है कि ये मूवमेंट होती किन चीज़ों के थ्रू है. तो ये मूवमेंट जो होती है ये होती है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू.
मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये जो मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन के इन और आउट, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसी मूवमेंट के थ्रू एक्सक्रीशन भी होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स की, और यही मूवमेंट जो है वो हेल्प करती है कंट्रोल में रिक्वायर्ड सब्सटेंस के, मतलब जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन्स, आयंस। मतलब जो नॉट रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं वो हमें ज़रूरी, मतलब ये कि नॉट रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि सेल को चाहिए ही नहीं। तो उन सारी मूवमेंट के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तो ये प्रोसेसेस जो है वो डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इनकी मज़ीद डिटेल्स हैं, ये सिर्फ आउटलाइन के लिए दिया गया है ताकि ये एक मेमोराइज हो जाए हमें चीज़ के सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस इन और आउट होते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के, जिससे सेल मेम्ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सक्रीट करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स और कंट्रोल करती है कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस की, मतलब कौन सा सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन को, सेल को चाहिए तो सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ कर देगी आने के लिए। अगर सेल को वो सब्सटेंस नहीं चाहिए तो सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करेगी। तो ये सारी कंट्रोल, ये पूरा कंट्रोल सिस्टम और ये सारी मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब चलते हैं डिफ्यूजन की डिटेल्ड टॉपिक की तरफ, सब टॉपिक की तरफ। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन जो है वो मूवमेंट है सब्सटेंस की फ्रॉम सिंपल किसी भी सब्सटेंस की फ्रॉम अ रीजन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन दैट इज इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हमने जो है बायोलॉजी में इसका क्या फंक्शन है इसको जानने के लिए हम थोड़ा एक बेसिक लाइफ की एग्जांपल की तरफ चलते हैं डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन जो है वो एक रैंडम मोशन है मॉलिक्यूल्स का, जो कि जहाँ पर ज़्यादा मिकदार में है उधर से वो मूव कर जाता है वहाँ पर जहाँ पर वो लो मिकदार में। तो इसकी सबसे एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल है परफ्यूम की। अगर हम किसी परफ्यूम को छिड़कते हैं अपने कपड़ों में तो उस परफ्यूम की खुशबू जो होती है वो पूरे रूम में हमारे फैल जाती है। तो ये एक डिफ्यूजन की सबसे अच्छी एग्जांपल है। या फिर अगर खाना हमारे किचन में बन रहा होता है तो खाने की खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल जाती है। तो ये भी डिफ्यूजन की एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल है। लेकिन अब डिफ्यूजन बायोलॉजी में क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, तो डिफ्यूजन जो है वो बायोलॉजी में मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की इनटू और आउट ऑफ द सेल्स। ठीक है, डिफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन में जो है किसी भी एनर्जी इनपुट की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है थ्रू अ पैसिव प्रोसेस। ये जो है लिविंग और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन में अकर कर सकता है और लिक्विड और गैस में भी कर सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिज़ोल्व हो सकते हैं हमारे मेम्ब्रेन में जो लिपिड की बाई लेयर होती है उसमें। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डिफ्यूजन का प्रोसेस है। डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो मेनली बायोलॉजी में सेल्स में इन्वॉल्व होता है, मतलब सेल्स में किस तरीके से कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इन और आउट हो रहे हैं। डिफ्यूजन की सिंपल एग्जांपल बायोलॉजी में है सेल्स की, यानी कि सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स का इन एंड आउट थ्रू द लिपिड लेयर, जो कि मोज़ेक मॉडल में हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन की जो है लिपिड लेयर होती है जिसमें लिपिड ऊपर होता है एक तरीके से और एक नीचे होती है, मतलब दो बाई लेयर्स होती हैं लिपिड की। जैसा कि हमारे पास डायग्राम में गिवन है, एक लंप ऑफ शुगर और चार जो है वो फ्लास्क गिवन है। एक फ्लास्क में जो है लंप ऑफ शुगर डाला, ठीक है, एक चकोर सा शुगर का पीस डाला है जो है थोड़ा मोटा सा शो कर रहे हैं, क्यूबिकल शेप है जिसका, उसको पानी में डाला। अब वो पानी में जैसे ही गया तो वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी में घुलने लगे, मतलब हम देख सकते हैं कि दूसरे फ्लास्क में वो थोड़ा सा ऊपर जाने लगे 3-4 मॉलिक्यूल्स, फिर वो फैलने लगे और फिर इवेंचुअली एंड में एज द टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ता गया वो इवेंचुअली पूरे के पूरे फ्लास्क में डिस्ट्रीब्यूट हो गए इवनली।
किस चीज़ के पार्टिकल्स? लंप ऑफ शुगर के पार्टिकल्स। वो पूरे के पूरे लिक्विड में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए और डिसॉल्व हो गए। ऑस्मोसिस। अब अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन के ही जैसा एक प्रोसेस है जो कि इन आउट करता है सब्सटेंसेस नहीं या गैसेस नहीं बल्कि वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन जो है वो नेट मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की सब्सटेंसेस के फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस में डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और किस सोल्यूशन से किस सोल्यूशन तक? डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन तक मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, इट इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ऑस्मोसिस भी सिंपली पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है इन ऑर्डर टू एक्टिवेट दिस प्रोसेस। इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। ऑस्मोसिस में सिंपल वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो है इसमें ऑस्मोसिस में अगर हम देखें कि एनिमल सेल में क्या चीज़ हो रही है और प्लांट सेल में क्या चीज़ हो रही है, तो ये सब हम डायग्राम के थ्रू ही पता लगा सकते हैं। सिंपली सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करती है वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। प्लांट सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर सॉइल से कि वो ऑस्मोसिस के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें लीव्स तक, मतलब उसको पहुंचा सकें लीव्स तक। सॉइल में जो हम पानी डालते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसको लीव्स तक पहुंचाते हैं। और ऑस्मोसिस जो है वो किडनीज में हेल्प करते हैं वाटर लेवल कंट्रोल करने, वाटर और सॉल्ट लेवल कंट्रोल करने के लिए। तो ये सिंपल ऑस्मोसिस के जो है वो प्रोसेसेस हैं जो कि कैरी आउट होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स में। और ये किस तरीके से, एज वी लर्न अर्लियर कि ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट है वाटर की फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है वो गिवन है 3 तरीके की सॉल्यूशंस में, और जो डायग्राम है उसमें प्लेस्ड है 6 बीकर्स हैं, जिसमें 3 में रेड ब्लड सेल्स डाले गए और 3 में प्लांट सेल डाले गए। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब इस डायग्राम में हमें 3 तरीके की सॉल्यूशंस दी हुई है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। 3 तरह के एनवायरनमेंट हैं ये, या फिर मीडियम हम भी कह सकते हैं सॉल्यूशन के, जिनमें वाटर बैलेंस चेक किया जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है और सॉल्वेंट की भी। हाइपोटोनिक में सॉल्यूट लेस होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, और हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्यूशन सिंपल होती है, सॉल्वेंट से बनी हुई, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनी हुई। सॉल्वेंट सिंपल यहाँ पर हम वाटर ले लेंगे, और सॉल्यूट इधर हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि या तो ये शुगर सोल्यूशन है या तो सॉल्ट सोल्यूशन है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम सेल डालें तो सेल एकदम नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस जो हो रहा होगा उसमें जितना सॉल्यूट एंटर हो रहा है सेल में इतना ही एग्जिट हो रहा होगा। हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और वाटर की कमी हो जाती है। इस वजह से जो सॉल्ट होगा सोल्यूशन का वो सेल को श्रिंक कर देगा, जैसे कि डायग्राम में गिवन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लेस हो जाती है और सॉल्वेंट की अमाउंट इंक्रीज कर जाती है, मतलब सॉल्ट्स डिक्रीज हो गए और वाटर इंक्रीज हो गया। तो सेल इस सोल्यूशन में जब ऑस्मोसिस करेगा, सेल में जब ऑस्मोसिस होगा तो उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी और एंड में सेल बर्स्ट हो जाएगा, जैसा कि डायग्राम में दिखा रहे हैं कि वो फूल रहा है।
एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसमें होता क्या है, सेल जो है अपना वाटर लूज कर देता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, क्योंकि हमें पता है साइटोप्लाज्म में भी जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं और जो है प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो उसमें अकर कर जाता है और श्रिंकेज हो जाती है ओवरऑल उसके साइटोप्लाज्म की। तो ये था एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन के ऑस्मोसिस किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स को और प्लांट सेल्स को, जब वो 3 तरीके की डिफरेंट सॉल्यूशंस में और जिनमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की उसमें प्लेस किया जाता है तो किस तरीके से ये बिहेव करता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जैसा कि ये होता एक डिफ्यूजन ही है स्पेशल टाइप का, लेकिन इसमें रैपिड एक्सचेंज होता है स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का। ये होता तो डिफ्यूजन ही है मगर स्पेशल तरह का डिफ्यूजन होता है, मतलब इसको एक सहूलत फराहम की जा रही है। ठीक है, फैसिलिटेटेड का मतलब वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब सहूलत जिसको प्रोवाइड कर दी गई है वो वाला डिफ्यूजन। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं और अपने तौर पे मूव नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं, वो इन एलिमेंट्स को साथ में लेकर जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं या लार्जर मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या लार्जर होते हैं, उन एलिमेंट्स को लेकर कैरियर प्रोटीन मूव कर जाते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन इन एंड आउट। तो ये सिंपल सा एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल गिवन है नीचे डायग्राम में, जिसमें सेल मेम्ब्रेन शो कर रही है पूरा आयॉन्स को और उनके कैरियर प्रोटीन्स को थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से इन एंड आउट का एक्सचेंज चल रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिंपल एक मूवमेंट है सब्सटेंसेस की फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब इस पूरे प्रोसेस को एक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये एनर्जी किधर से आती है? ये एनर्जी आती है एटीपी से, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, जो कि स्टोर्ड होती है सेल्स में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बेस्ट एग्जांपल जो गिवन है वो इस डायग्राम में गिवन है, जो कि आप देख सकते हैं, एक शो करी गई है सोडियम पोटेशियम पंप की। इस डायग्राम में सिंपल अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट दिखा रहे हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Na मतलब सोडियम और K मतलब पोटेशियम आइंस की। इसमें पोटेशियम के आइंस इनटू द सेल जा रहे हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, और सोडियम के आइंस आउट ऑफ द सेल जा रहे हैं इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। क्या चीज़ यूज करके? यूजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन एंड एटसेट्रा। सेल ऑर्गेनल पे सबसे पहले चलते हैं। ऑर्गेनल क्या चीज़ है? ऑर्गेनल ही सारी वो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के जो कि एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो है सेल्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके लिए हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम हर ऑर्गेनल के फंक्शन पर क्लोजली लुक करें, मतलब कि उसको क्लोजली इंस्पेक्ट करें और स्टडी करें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब एनिमल और प्लांट सेल्स में किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड हैं और उनका क्या फंक्शन है, क्योंकि हर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो अलाउ करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन या डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम जो है ये डिस्कस करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल को फिल करा हुआ होता है। ये जो है 90% वाटर होता है। साइटोप्लाज्म का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो पूरे के पूरे ऑर्गेनल्स जो है वो एक जगह पर महदूद करके उसने रखे हुए होते हैं और उनको उनकी जगह पर उसने फिक्स किया हुआ होता है। साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन ये है। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये जो है सेल को नरिश करता है बाय सप्लाइंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज सॉल्ट्स और शुगर्स वगैरह प्रोवाइड करता है। और साइटोप्लाज्म के ही थ्रू
एक ये मीडियम साइटोप्लाज्म जो है वो गिव करता है सेल को कि वो डिफरेंट तरीके के रिएक्शंस अपने अंदर कर सके। साइटोप्लाज्म ही जो कि 90% वाटर से बना हुआ होता है, वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कि वो विद इन अ सेल अकर कर सकें और से अपने रिएक्शंस प्रॉपरली कर सकें। फिर चलते हैं हम साइटोस्केलेटन की तरफ। साइटोस्केलेटन क्या चीज़ है? साइटोस्केलेटन जो है वो नेटवर्क है फिलामेंट्स का और ट्यूब्यूल्स का, जो कि थ्रू आउट द सेल फैला हुआ है साइटोप्लाज्म के थ्रू। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। साइटोस्केलेटन सपोर्ट करता है सेल को, उसको उसका शेप देता है और सारी के सारे जो वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क होता है प्रोटीन का, उनको ऑर्गेनाइज करता है। अच्छा, इसके अंदर एक और ये भी होता है कि ये रोल क्या प्ले करता है? मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट का, सेल डिवीजन का और सेल सिग्नलिंग का। इसके लिए अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे साइटोस्केलेटन की। तो ये जो थे ये कंपोनेंट्स आ गए सेल के, सॉरी ऑर्गेनल्स आ गए सेल के, जैसे कि साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन वगैरह। अब चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ। सेल पे थोड़ी सी नज़र डालते चलते हैं। पहले सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसा कि वी लर्नड अर्लियर कि सेल हमारे पास एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में हमें पता है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। थोड़ा सा इधर डिफरेंस डिस्कस करते चलते हैं। आपने नोट किया होगा कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस पुश्ड होता है टुवर्ड्स द पेरिफेरल, मतलब मेम्ब्रेन की तरफ थोड़ा पुश्ड होता है। उसकी वजह यह है कि प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि उसको पुश कर देता है न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन साइड पे, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स एज सच नहीं पाए जाते। इसी वजह से उसमें न्यूक्लियस सेंट्रल होता है, मतलब बीच में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की जनरली बात करें तो प्रोकैरियोटिक में इर्रेगुलर टाइप का न्यूक्लियस होता है, मतलब बहुत ही इर्रेगुलर सा, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो राउंडेड फिक्स्ड शेप का होता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर। सेंट्रल होता है एनिमल सेल में न्यूक्लियस, जबकि प्लांट में वो पुश्ड होता है टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो सबसे बड़ा कॉम्पोजिंग स्ट्रक्चर है सेल का, जिसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन सेव्ड होती है। किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। अब एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि न्यूक्लियस के कवर में मौजूद होती है डबल लेयर्स, और वो डबल लेयर्स किस चीज़ की होती हैं? वो होती हैं लिपिड्स की, जिसको न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। यही मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जितनी चीज़ें, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि इटसेल्फ एक फ्लूइड है, उसको सेपरेट करती है। ये जो डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ताकि ये एक्सचेंज कर सकें मटेरियल्स को फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और फ्रॉम सेल टू न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से होता है। इस ही डबल मेम्ब्रेन में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो कि एक दानेदार सा फ्लूइड होता है, ग्रैन्युलर फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, उसमें जो है प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, और उसी में न्यूक्लियोलस भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस सिंपली राइबोसोम मैन्युफैक्चर करता है जो प्रोटीन बनाते हैं आगे। अब वापस क्रोमोसोम पे आते हैं। क्रोमोसोम सिंपल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिर्फ तब अपेयर होते हैं जब सेल डिवीजन होता है, यानी एक सेल से मज़ीद सेल बनना शुरू होता है, तो हमारे पास क्या चीज़ अपेयर हो जाती है? हमारे पास क्रोमोसोम के सिंपल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अपेयर कर जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये बहुत ही वाइटल और ज़रूरी पार्ट है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि इसमें मेम्ब्रेन डबल लेयर्स में होती है,
मेम्ब्रेन किस चीज़ की होती है? वो होती है लिपिड की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और इसका फंक्शन ये है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे सेल को मदद मिलती है टू कैरी आउट इट्स डिफरेंट फंक्शंस। एंड ये सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर सकते हैं, इसीलिए इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ये सारी अपनी पूरी कर लेते हैं, इसीलिए इस वजह से ही इनको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, मतलब एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में। ये जो एनर्जी होती है ये ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बनती है जो कि एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में सेव हो जाती है। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमें समझ आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर्स हैं मेम्ब्रेन की, एक इनर जो कि फोल्ड्स रखती हैं अपने अंदर जिसे क्रिस्टी कहते हैं, और अंदर के पार्ट को कहते हैं मैट्रिक्स जो कि जेली जैसा होता है। इन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मुश्तमिल होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क पे, मतलब आपस में मिले जुले नेटवर्क पे, मतलब ऐसा नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है एंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवलप तक एक्सटेंड करता है। मतलब ये एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवलप। एक्सटेंड का मतलब होता है फैला हुआ होता है। ये नेटवर्क कुछ इस शक्ल का या फिर अपीयरेंस हॉलो ट्यूब, मतलब खाली ट्यूब, पतली शीट्स या फिर फ्लैटेंड शीट्स और राउंड सेक्स होती हैं जो कि हम जिसको जो है हम मिला सकते हैं जलेबी से, सिमिलर कह सकते हैं जलेबी से इन सेक्स को। इसमें दो तरह की टाइप्स पाई जाती हैं, एक स्मूथ और एक रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ चलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं कवर्ड, इसी वजह से राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से इसका सरफेस रफ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस जो है वो रफ हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एज वी लर्नड अर्लियर प्रोटीन की फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स हमने पहले भी पढ़ा था, राइबोसोम्स कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। ये जो फोल्ड्स होती हैं हॉलो, वो इनको इतना सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम एडजस्ट हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से प्रोटीन बन जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम्स एडजस्ट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी। इन फोल्ड्स को सिस्टर्नी भी कहते हैं। यही फोल्ड सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं राइबोसोम्स को एडजस्ट होने में ताकि वो मज़ीद प्रोटीन की प्रोडक्शन कर सकें। अब चलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि इसमें राइबोसोम नहीं होते, इसी वजह से इसका सरफेस जो होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। इसमें कुछ डिफरेंट फंक्शन हो रहे होते हैं। मेन ये है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेटाबॉलिज्म सिंपल हमारे बॉडी में सारे रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं उन्हें कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये लिपिड को मेटाबॉलाइज करते हैं, उनको तोड़ के नए मॉलिक्यूल्स बनने में हेल्प करता है। क्या चीज़? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड और एस्टेरॉइड्स और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ या फंक्शन इसका है कि ये डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको डिटॉक्सिफाई करके किसी नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में तब्दील कर देता है और बॉडी में मज़ीद फंक्शन कैरी आउट करने में हेल्प कर देता है। मोर ओवर ये सेल में आउटसाइड या इनसाइड डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट भी करता है। राइबोसोम हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा है। राइबोसोम को न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस करता है जो कि प्रेजेंट होता है किस चीज़ में? न्यूक्लियोलस। हमने पहले भी पढ़ा है कि वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। राइबोसोम सिंपल क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? ये सिंपली प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा से वेरी करते हैं।
एक और ख़ास बात ये है कि या तो ये मूव कर रहे होते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म या फिर ये अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। या तो ये फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म में या फिर ये अटैच हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इनका मेन फंक्शन यही है कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं ये, मतलब उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। किसको? प्रोटीन्स को। इनको एक स्पेशल मैसेज रिसीव होता है कि कौन सा प्रोटीन कब बनाना है और ये बनाने लग जाते हैं। अब अगर हम डायग्राम देखें तो हमें पता लगेगा कि राइबोसोम के 2 यूनिट हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं राइबोसोम के 2 यूनिट गिवन है। ये दोनों मिलके एक राइबोसोम बनाते हैं। 2 यूनिट इस तरीके से हैं कि एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 2 हिस्सों में क्यों होते हैं? क्या वजह है इनका कि ये 2 हिस्सों में होते हैं? क्योंकि जब ये फंक्शन कोई परफॉर्म नहीं करते तो 2 यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और जब ये कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब इनको कोई मैसेज रिसीव हो रहा होता है कि ये कोई जो है प्रोटीन बनाए, जैसे कि कुछ प्रोटीन में उसमें एग्जाम्पल के तौर पे एल्ब्यूमिन ले सकते हैं हम। तो जब इनको मैसेज रिसीव होता है कि इनको कोई प्रोटीन बनाना है तो ये एक पार्ट में आ जाते हैं, वरना इनका डायग्राम में जैसे कि दिख रहा है एक स्मॉल पार्ट है एक लार्जर पार्ट है। तो ये जब फंक्शन नहीं कर रहे होते तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, और जब ये फंक्शन करना स्टार्ट कर जाते हैं, मतलब इनको कोई मैसेज रिसीव हो जाता है, तो ये एक सिंगल पार्ट में आ जाते हैं। गोल्जी बॉडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनल। इसको एक इटालियन फिजिशियन ने डिस्कवर करा जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी, क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी। असल में यही वो पार्ट है जो कि सेल का सबसे पहले डिस्कवर हुआ और उसके बारे में डिटेल्स मिली, क्योंकि ये लार्जर था एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनल्स। ऑब्जर्वेशन में जल्दी आ गया, ये लार्जर था तो ऑब्वियस सी बात है जब उसको स्टडी किया होगा, तो सेल को जब स्टडी किया होगा तो जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट होगा। लार्जर था ऑब्वियस सी बात है तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ होगा, तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व कर लिया गया और सबसे पहले इसकी डिटेल्स आ गई। अब अगर हम एक चीज़ रिकॉल करें तो हमें सिस्टर्नी एक वर्ड याद आ रहा है। सिस्टर्नी एक फ्लैटेंड सैक्स को नाम दिया गया था। सैक्स मतलब जो एक छोटी छोटे पाउचेस होते हैं, बोरियां होती हैं, मतलब किसी भी साइज़ की हो सकती हैं, छोटी तो नहीं कह सकते लेकिन बोरी कह सकते हैं हम सैक्स को। तो साइंटिस्ट ने सिस्टर्नी एक फ्लैटेंड सैक्स को नाम दिया था। ये आपस में स्टैक्ड होते हैं, मतलब पाइल की शक्ल में तरतीब ब तरतीब फोल्डेड होते हैं, मतलब कि स्टैक्ड होते हैं। अगर हम डायग्राम में नोट करें और डायग्राम को देख के आसानी से हमें समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके की फ्लैटेंड सैक्स हैं और किस तरीके से ये आपस में पाइल की शक्ल इख्तियार करे हुए हैं। सिर्फ आप डायग्राम को नोट करें। अब सवाल उठता है, हमने इनका स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, किस तरीके से ये बना हुआ है, क्या है इसमें सैक्स हैं, या किस तरीके क्या सिस्टर्नी क्या चीज़ है, या क्या फ्लैटेंड सैक्स हैं जो आपस में पाइल बनाकर या स्टैक होकर आपस में तरतीब ब तरतीब फोल्ड होकर क्या काम करती हैं। अब इनका स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया कि ये कैसी हैं, मगर अब ये काम क्या करती हैं, अब इनका फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडी का। चलते हैं फंक्शन की तरफ। सबसे पहले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स ही का काम होता है प्रोटीन बनाने का। अब गोल्जी बॉडी क्या कर रही है इधर? गोल्जी बॉडी इन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन करती है यूजिंग एन एंजाइम्स। अब जब वो मॉडिफिकेशन कर देती है तो फिर उनकी करती है पैकेजिंग। ठीक है, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग कर देगा किस चीज़ की? उन प्रोटीन्स या फिर मॉलिक्यूल्स की जो कि प्रोड्यूस कर रहा होता है राइबोसोम। आसान लफ्ज़ों में अगर हम इस डायग्राम को देखें जो अटैच्ड है, स्लाइड में गिवन है, अगर हम उसको देखें तो गोल्जी बॉडी जो है उन प्रोटीन्स को पैक करता है या उन मॉलिक्यूल्स को पैक करता है जो कि आ रहे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको वेसिकल्स की शक्ल में पैक कर देता है। सैक की शक्ल में
कह सकते हैं एक मेम्ब्रेन फॉर्म करते हुए और उन्हें मज़ीद आगे ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये सिंपल समझ आएगा कि ये पैकेजिंग करके मॉलिक्यूल्स की मेम्ब्रेन में सैक जैसा गोल स्ट्रक्चर बना देता है और इन सैक्स को वेरियस जगह सेंड किया जाता है विद इन और आउटसाइड ऑफ द सेल। ये सैक्स जो हैं वो या तो विद इन द सेल यूज़ होती हैं या फिर उनको आउट ऑफ द सेल भेजा जाता है, यानी ये सिक्रीशन के ज़रिए सेल से आउट चले जाते हैं। इनमें होती है एक सिक्रीशन और ये सेल से आउट चले जाते हैं और सेल के अंदर एज अ प्रोडक्ट भी रहते हैं। अच्छा, गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गोल्जी बॉडी जो है वो रिसीव करते हैं प्रोटीन्स को जो कि सेल की एक लोकेशन में बन रहे होते हैं और फिर वही गोल्जी बॉडी जो है उन्हीं प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र कर देती है अगली लोकेशन पर। या तो वो लोकेशन सेल के अंदर ही मौजूद होती है या फिर वो सेल के बाहर भी होती है। सेल के बाहर जो होती है लोकेशन वो थ्रू सिक्रीशन उनको ट्रांसफ़र कर देता है या फिर जहाँ भी रिक्वायर्ड होती है वहाँ भेज देता है। या तो अगर सेल में रिक्वायर्ड होती है तो वो सेल में रखता है या तो अगर आउटसाइड ऑफ दी सेल रिक्वायर्ड होती है तो वो थ्रू सिक्रीशन उसको भेज देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। इसी एक रीज़न की वजह से गोल्जी बॉडी को कहा जाता है कि ये पावर हाउस है सेल का और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का। वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स। सबसे पहले चलते हैं वेसिकल्स की तरफ। वेसिकल्स उन्हीं सैक्स को कहते हैं जो कि हमने पहले पढ़ा है कि वो मॉलिक्यूल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं फॉर वेरियस फंक्शन टू परफॉर्म, मतलब बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो आ रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि वो फंक्शंस हो सकते हैं सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल टू द आउटसाइड ऑफ सेल एंड विद इन अ सेल। अब चलते हैं वेसिकल्स की बात कर ली कि वेसिकल्स जो हैं वो किस में होते हैं। ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल सैक्स होते हैं, मतलब गोल गोल से होते हैं, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? मेटाबॉलिज्म को फैसिलिटेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ये वेसिकल्स जो सैक्स किस्म के राउंडेड सैक्स होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब जो है बहुत सारी जितनी भी ये सारी वेसिकल्स हैं ये किस में बनती हैं? गोल्जी बॉडी में। अब ये सिंपली क्या करती हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम सेल टू द आउटसाइड ऑफ सेल और विद इन अ सेल ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब चलते हैं लाइसोसोम्स की तरफ। इसमें होता ये है कि ये स्प्लिट करता है वेस्ट को या फिर फूड पार्टिकल्स को, ठीक है। ये स्प्लिट कैसे करते हैं फूड या फिर वेस्ट पार्टिकल्स को? तो बेसिकली इनमें मौजूद होते हैं ऐसे एंजाइम्स जो कि बहुत पावरफुल होते हैं और ये फूड या फिर वेस्ट को ब्रेक डाउन कर देते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स। अगर ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट ना करें तो वो डाइजेशन में जो हमारी नॉर्मल एक डाइजेशन हो रही होती है उसमें ख़राबी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स लार्जर होते हैं साइज़ में जो कि डाइजेस्ट अपने ओन पर नहीं हो पाते। वो मॉलिक्यूल्स बहुत लार्जर होते हैं तो वो अपने ओन पर नहीं हो पाते, तो क्या हेल्प करता है? ये लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स बनते हैं ये इन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो गोल्जी बॉडी में बनते हैं, ये बात हमें पता है, और इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये मैंने अभी बताया है। लाइसोसोम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में कौन से सेल में पाए जाते हैं? लाइसोसोम्स ज़्यादा मिक़दार में एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जब एक सेल की लाइफ ख़त्म हो जाती है, मतलब वो डेड हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं व्हेन अ सेल डाइज, तो लाइसोसोम के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एक चीज़ पैदा करता है जिसको हमने नाम दिया एंजाइम का, ठीक है। ये चीज़ पैदा करता है लाइसोसोम और वो डाइजेस्ट कर लेता है सेल को, ठीक है। यही एंजाइम्स जो हैं वो फूड मॉलिक्यूल्स भी डाइजेस्ट कर लेते हैं जो कि अपने ओन पे ब्रेक डाउन नहीं हो रहे होते, तो ये उन पे जाकर इंजेक्शन करते हैं, मतलब उनको खा लेते हैं ये एंजाइम्स और उन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं उनका, और फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके बाद उनको फर्दर किसी यूज़ में लगा देते हैं। वैक्यूल्स जो हैं वो फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनल्स हैं, मतलब इनमें लिक्विड होता है फिल्ड इनके अंदर।
प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसकी वजह से इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो ऊपर की तरफ पुश्ड होता है मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जो वैक्यूल होता है एक लार्ज सेंट्रल होता है, इस वजह से उसका जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का वो ऊपर की तरफ पुश्ड होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, या अगर पाए जाते हैं रेयरली तो वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। और जो है इसकी जो बाउंड्री होती है वैक्यूल की उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, जो कि सराउंड करती है पूरे वैक्यूल को। ठीक है, परमिएबल बाउंड्री होती है और उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जो होता है उसमें सेल सैप होता है, मतलब कंटेंट्स होते हैं सेल के लिक्विड की फॉर्म में, जिसमें इंक्लूडेड होता है वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वैक्यूल का, वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट अप हो जाते हैं। बाकी मज़ीद जो हमने अर्लियर पढ़ा था कि वैक्यूल जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीट आउट कराते हैं सेलुलर वेस्ट को, और जो है वाटर की स्टोरेज की जगह होती है ये, और ऑर्गेनिक और बाकी मज़ीद इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की स्टोरेज की प्लेस होती है वैक्यूल्स। अब चलते हैं सेंट्रियोल्स की तरफ। सेंट्रियोल्स क्या चीज़ है? सेंट्रियोल्स जो हैं एनिमल सेल में होते हैं, जो कि एक स्पेशल ऑर्गेनेल कहलाया जाता है सेल का। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब सिलेंडर के शेप का होता है और हॉलो होता है, मतलब अंदर से खाली होता है। ये जो है मुश्तमिल होता है 27 माइक्रो ट्यूब्यूल्स पे, जो कि ट्रिपलेट रॉज में एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड होती हैं, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो है 27 माइक्रो ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल है ये सिलेंड्रिकल ट्यूब, और एक उसमें 3 तरीके से पैटर्न में पर्टिकुलर पैटर्न में ये पैक्ड है। ठीक है, इनका इनसाइड द सेल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमें दिख रहा है ट्रिपलेट्स पे मुश्तमिल। ठीक है, ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। वो जगह जहाँ पर 2 सेंट्रियोल्स जो हैं वो अरेंज्ड है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, उस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। किस चीज़ में पार्ट प्ले करती है सेंट्रोसोम? सेल डिवीजन में पार्ट प्ले करती है। ठीक है, सिंपल सा हमारे लेवल पे इनका सिर्फ इतना काम है, आप डायग्राम देख लें आपको समझ आ जाएगा। और जो है सिंपली सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो स्पेशल ऑर्गेनल है सेल का, और जो है ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, और इनका काम सिंपल ये है कि ये सेल डिवीजन में काम आते हैं। वो साइट जहाँ पर सेंट्रियोल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर अरेंज्ड होते हैं उस साइट को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और चूज द बेस्ट आंसर में भी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो साइट अरेंज होती है परपेंडिकुलर मैनर में एक दूसरे के साथ, वो जो है वो कहलाती है सेंट्रोसोम। ठीक है, प्लास्टिड्स जो है वो मेजर ऑर्गेनल्स में आता है सेल के। ठीक है, प्लास्टिड जो है वो लार्ज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, और ये किन सेल्स में पाया जाता है? ये होते हैं सिर्फ प्लांट्स या फिर एल्गी वगैरह में। ये सिर्फ प्लांट्स या एल्गी वगैरह में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये वो ऑर्गेनल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। प्लास्टिड्स बेसिकली वो साइट होती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की, और स्टोरेज होती है डिफरेंट ही केमिकल कंपाउंड्स की, जो कि सेल हमारा यूज़ कर रहा होता है। सही है, वैसे हमारा नहीं, प्लांट्स या एल्गी का। तो जो है उनका सेल जो है ये क्या स्पेशल कंपाउंड्स को जो है सेव करता है और मैन्युफैक्चर करता है, किसमें? प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड्स जो हैं वो कंटेन करते हैं पिगमेंट्स जो कि यूज्ड होती हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस हमें पता है सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें जो है सनलाइट कैप्चर होती है, और ये सनलाइट कैप्चर कौन करते हैं? ये ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं, और बाकी कुछ सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज एल्गी वगैरह, और जो है ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं सनलाइट की, मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है, बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, क्योंकि
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है प्लांट जो है वो अपने अंदर ले लेता है और फिर उसके रिटर्न में वो क्या रीइंट्रोड्यूस कराता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अब दोबारा से चलते हैं प्लास्टिड्स की तरफ। प्लास्टिड्स जो है वो पिगमेंट्स कंटेन करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, ठीक है। ये पिगमेंट्स डिसाइड करती हैं सेल के कलर को, और इनके पास एक इस तरीके की एबिलिटी भी होती है कि ये उसको चेंज भी कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के टाइप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं प्लास्टिड्स में, ठीक है। एक है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, एक है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट सिंपल, इसके बारे में हम मजीद पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी सिंपल एक आउटलाइन ले लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है जो कि प्लांट्स और एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट कंटेन करता है रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स, जो कि किस में कॉमन है? राइपनिंग फ्रूट में या फिर फ्लावर्स वगैरह में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस में कोई वर्क नहीं होता, इसका बेसिकली होता है पॉलिनेशन में वर्क, ठीक है। ये जो है फ्लावर्स को और फ्रूट्स को और सर्टेन लीव्स और रूट्स को जो है पिगमेंट प्रोवाइड करती है कलरफुल, ताकि उस पर जो है वो पॉलिनेशन जो होती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, उसको वो अट्रैक्ट करवा सकें। ये जो है थोड़ा हायर लेवल का है, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम आउटलाइन दे रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट क्या चीज़ है। फिर चलते हैं ल्यूकोप्लास्ट पे। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनका कोई ऐसा खास फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ स्टोरेज में यूज़ होते हैं नॉन ग्रीन टिश्यूज़ में, सच एज रूट्स, ट्यूब्स और सीड्स वगैरह में, ठीक है। इसके बारे में भी हमें डिटेल्स जानना इतनी ज़रूरी नहीं है अभी फ़िलहाल इस लेवल पे। तो हमें ये बात पता चल गई कि प्लास्टिड्स जो है वो लार्ज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, किसका? सेल का, जो कि किस में फाउंड होता है? प्लांट्स या एल्गी में, ठीक है। प्लास्टिड्स जो है वो हैं 3 तरीके के हैं हमारे पास, ठीक है। और ये जो है वो पिगमेंट चेंज करती है, या तो डिटरमिन करती है सेल की कि किस किस्म की पिगमेंट देनी है उसको, ठीक है। प्लास्टिड्स में ये काम होता है। प्लास्टिड्स 3 तरीके के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है वो रेड, ऑरेंज और येलो तरीके की पिगमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं, और ये कॉमन होते हैं किसमें? फ्रूट्स वगैरह में, फ्लावर्स में और लीव्स वगैरह में। क्लोरोप्लास्ट हमें पता है कि ये जो है ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है, जो कि प्लांट्स एंड एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड्स 3 तरीके के होते हैं, जिसमें एक पहला टाइप जो था वो था क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, मतलब उस पर डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उस डबल मेम्ब्रेन में जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसके बारे में अभी मज़ीद पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हुए चलते हैं। आप डायग्राम पे भी नज़र रखें, आपका जो है कॉन्सेप्ट वो इसके ज़रिए से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, इसका स्ट्रक्चर कुछ स्फेरिकल सा होता है, ठीक है। थाइलाकॉइड्स पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। ये जो पूरा गोल गोल सा स्ट्रक्चर है, इसको अगर सिंगल में बात करें, अगर आप थाइलाकॉइड्स को देख रहे हैं और इसको डायग्राम में अगर आप नोट करें, तो ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको अगर हम सिंगल में बात करें तो दे आर कॉल्ड थाइलाकॉइड। मतलब अगर इसी एक गोल गोल स्ट्रक्चर को हम सिंगल ले लें तो ये होते हैं थाइलाकॉइड। और अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरा एक पाइल बना हुआ है इन गोल गोल स्ट्रक्चर का, तो ये कहलाता है ग्रैनम, ठीक है। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर एक दूसरे ही स्ट्रक्चर से इंटरकनेक्टेड होगा, ठीक है। ये हमें दिख रहा है किस तरीके से इसकी जो है वो बनी हुई है इंटरकनेक्शन, मतलब किस तरीके से एक थाइलाकॉइड पे एक ग्रैनम पूरा जो बना हुआ है उससे जो है किस तरीके से एक इंटरलिंक्ड है दूसरे उससे ग्रैनम से। ये जो हमें दिख रहे हैं ना रास्ते थोड़े लाइट से फॉन से कलर के, तो ये जो है एक दूसरे ही स्ट्रक्चर से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये ग्रैनम। और इसका अगर सिंगल हम सिर्फ एक गोल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थाइलाकॉइड कहलाता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना, ये पूरे एक फ्लूइड के अंदर होते हैं, जैसा कि हमने पहले बात की। वो फ्लूइड जो होता है वो कहलाता है
स्ट्रोमा, ठीक है। उस फ्लूइड को जिसमें ये होते हैं पूरे, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मौजूद होता है थाइलाकोइड्स की सरफेस पे। जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है, जैसे ही थाइलाकोइड्स के सरफेस पे लाइट पड़ती है, मतलब सनलाइट पड़ती है, इन पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं और प्लांट्स को कलर दे देते हैं। वो कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। सिंपल सा ये फंक्शन है इनका, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो है सराउंडेड है डबल मेम्ब्रेन से। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी स्मूथ होती है। अब क्या कि जो है थाइलाकोइड्स जो ये गोल गोल से स्ट्रक्चर हैं, अगर हम इनको एक साथ मिलाकर बात करें तो ये कहलाते हैं ग्रैनम, ठीक है। इनमें एक इंटरलिंक होता है आपस में, ये एक दूसरे से इंटरलिंक या फिर किसी भी नेट मतलब इंटरलिंक या फिर नेटवर्क के जरिए से एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये एक फ्लूइड में होते हैं। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। जब जो है सनलाइट इस पर पड़ती है और फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल मौजूद होता है वो थाइलाकोइड्स की सरफेस पे होता है, ठीक है, मतलब उनकी टिप्स पे होता है। जैसे ही लाइट इस पे पड़ना शुरू होती है, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को एक्टिवेट करते हैं। इनके पास मतलब एक इस तरीके की ख़ास तौर पे एक ऐसी एबिलिटी होती है इन पिगमेंट्स में कि जैसे ही इन पे लाइट पड़ती है, ये फ़ौरन थाइलाकोइड्स की सरफेस पे इनेबल हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे ही ये एक्टिवेट होती हैं, इनको पता चल जाता है कि अब हमें जो है प्लांट का कलर देना है, ठीक है। प्लांट का कलर देना है। अब ये काम हमें पता चल गया किस तरीके से हो रहा है। कलर क्या देना है प्लांट को? कलर हमें पता है, सिंपल, ये ग्रीन देती हैं, ठीक है। ये क्योंकि होती ही ग्रीन पिगमेंट है, इसलिए ये कलर भी ग्रीन ही देती हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।